मान लिया जालिम है, तो कुछ खान साहब को भी शौक है कि कोई आते जाते कोई किसी को टक्कर मारी जाए और कोई नया केस बनवाया जाए अपने ऊपर। तो लिहाजा हम दोनों तीनों चीज़ों को इकट्ठे देख लेते हैं। पहले आते हैं इस पर कि ये हुआ क्या है केस जो खान साहब पे बना है, और इसको सैफर के मुकाबले में ये ज़्यादा ख़तरनाक केस है, कम ख़तरनाक है या उसके मुकाबले की वो है। अब सज़ाएं जो हैं इसमें भी बड़ी संगीन है, ये ज़रा जहन में रखिएगा कि जो उन पे इल्ज़ामात लगे बड़ी सख्त दफ़ात लगाई गई हैं, और ये वही वाले केसेस हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे ये बने थे, अगरचे वो नेचर डिफरेंट थे, उन पे तो कत्ल का उस कोलैबोरेशन का इल्ज़ाम था। नवाज शरीफ साहब भी इसी तरीके के दहशत गर्दी के बने थे, और क्योंकि उन पर तैयार हाईजैकिंग केस का था। इमरान खान साहब तीसरे हैं जिन पे ये इसमें लग रहा है। शेख मुजीब साहब वो पहले थे, उस वक्त अगर जनरल याह्या खान साहब के दौर में उन पे केसेस बने थे, उनको सज़ा भी दी गई थी इस पर। अब ये है कि 24 जून को, अब मैं आपको कैबिनेट इजलास की अंदरूनी पूरी कहानी सुना रहा हूँ जो मुझे अपने ज़राए से पता चली है, और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं जहाँ पे वो कैबिनेट में पेश किए गए थे। उसमें ये है कि एक ये कैबिनेट के एजेंडे पे था, होम डिपार्टमेंट जो है उन्होंने वहाँ पर एक ब्रीफ किया कैबिनेट को, जिसको मरियम नवाज साहिबा जो हैं उस प्रिजाइड ओवर कर रही थी, और उनके वजीर वगैरह सारे बैठे थे। उसमें ये उनको बताया गया 24 जून का इजलास है, खबर तो पंजाब काबीना का खबर तो आज आ रही है ना जी, उन पे इस तरह केस हो रहा होगा और जो इल्ज़ामात हैं। उसमें ब्रीफ किया उन्होंने होम डिपार्टमेंट ने, होम सेक्रेटरी साहब ने, कि जनाब हमें वहाँ पे कमिश्नर या रावलपिंडी की तरफ से एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई है, और जो एक जर्नलिस्ट हैं इसके टीवी चैनल के इस्लामाबाद के, अच्छा। और वो ये पिंडी में रिपोर्टिंग करते हैं, तो उन्होंने वो दरख्वास्त हमें दी है। उस ये दरख्वास्त की बुनियाद पर ये सारे फैक्ट्स हम आपके सामने लाना चाहते हैं। दरख्वास्त में क्या लिखा उन्होंने ये कहा कि 6 अप्रैल को यहाँ पर ये इमरान खान साहब जो हैं उनकी क्योंकि केस की हेयरिंग थी, तो वो ये केस सुनने के लिए वो अडियाला जेल गए थे, और अडियाला जेल में खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू में उन्होंने 3-4 बातें कहीं। एक तो ये है कि उन्होंने वहाँ पर रियासती इदारे जो हैं, रियासती इदारों के सरबराह जो हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं, बड़े सख्त उन पर संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो या फ़ौजी अफसरान हो, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए। और सबसे बढ़कर जिस पे केस बनाया गया है, उनका कहना था, उनका ये टीवी जर्नलिस्ट का, रिपोर्टर का जो पिंडी के हैं, कि ये खान साहब ने इसका पैरेलल वो ड्रा करते हैं आज की सिचुएशन का, जो आज पाकिस्तान की है विद आप ये 71 जब पाकिस्तान टूट गया था, पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया था। तो आज खान साहब बार बार एक ही बात करते हैं कि जनाब जो 1971 के हालात थे, सिचुएशन थी, मुल्क टूट गया था, आज के भी वही हालात हैं। सो उनका ये कहना है कि ये अपने वर्कर्स को, अपने फॉलोअर्स को ये इंसाइट करते हैं, उकसाते हैं कि आप ये नरेटिव बनाएं, ये बात आप बार बार करें, मतलब टीवी चैनल्स पे कहें, आप ये सोशल मीडिया पे कहें, और लोगों के जहनों में ये बातें बिठा दें। सो खान साहब के जहन में, अकॉर्डिंग टू दिस एप्लीकेशन बेस्ड जर्नलिस्ट, उनके जहन में पाकिस्तान की जो ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो इसको ब्रेक करना चाहते हैं, और इसलिए लोगों को वो बार बार ये उकसाते रहते हैं। और इन्हीं बुनियादों पर उनका कहना था कि आप इन पर वो दें, इन पर पर्चा करें, मुकदमा करें, और ये पाकिस्तान के सालमियत के ख़िलाफ़ है। लोगों को उकसाना एक तरफ है, फिर जैसे कहा कि जनाब के एक उसमें यूज़ किया गया लफ्ज़ जो है वहाँ पे जब कैबिनेट को ब्रीफिंग दी गई, अनफॉर्चुनेट एक मतलब 1971 जो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट था जिससे पाकिस्तान जो है 2 टुकड़े हो गया। तो खान साहब जो हैं ये बार बार एक ही बात करते हैं, और इस पे इन पे आप मुकदमा करें और इनका ट्रायल करें और इनको सजाएं दी जाएं, नंबर 1। दूसरा उनका ये कहना था कि जनाब ये सिर्फ खान साहब ने अकेले नहीं किया, इनके जो ये पार्टी चेयरमैन है इस वक्त बैरिस्टर गौहर जो हैं और वकील भी हैं, वो भी इमरान खान साहब से मिलकर आए, और इमरान खान साहब के मशवरे पर ही उन्होंने आके बहर मीडिया से बात की। और जो इमरान खान ने पहले वहाँ पे अदालत के अंदर कहा था ये सारी बातें उन्हें जर्नलिस्टों से बात करते हुए कि पाकिस्तान की उन्होंने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को तोड़ने की बात की उन्होंने, तो वही बातें आगे बैरिस्टर गौहर ने भी बाहर की। सो इन ए वे बैरिस्टर गौहर भी को अक्यूज़ हैं। अच्छा, इसी में जो अभी तक ये बात ये सामने नहीं है, बैरिस्टर गौहर का नाम नहीं आ रहा, सिर्फ इनका आ रहा है। फॉर पासिंग ऑन दैट मैसेज टू पीपल, क्योंकि वो तो खुद जेल में मौजूद हैं और एक लिमिटेड लोगों से बात कर रहे होंगे, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने बाहर आके फिर ये दोबारा बात की है। उनका ये कहना था इमरान खान के मशवरे पे की है। सो इसमें वो ये कैबिनेट को ये बताया गया कि खान साहब जो है वो एक हिसाब से पाकिस्तान को तोड़ने की बार बार बात करते हैं, और आज की बात नहीं करते,
बड़े अरसे से बात कर रहे हैं, तो लिहाजा आप इनका ये ट्रायल नो इट्स ए सेडिशन। अगर आप जब इसको केस को आगे अब जब FIR को दर्ज होगी तो उस पर अगर देखेंगे। खैर इस पर फिर कैबिनेट की डिस्कशन शुरू हुई जब उन्होंने सेक्रेटरी होम ने सारी बातें बता दी कि डिस्कशन करें, वजीर वगैरह सारे थे, तो उस पर उनके पे वो सारे जो ये बैठे थे इंक्लूडिंग मरियम साहबा, सारे इस बात पे वो थे मुत्तफिक थे कि खान साहब ने जो बातें की हैं दे कम अंडर लीगल, इस पे कार्रवाई हो सकती है। और उन्होंने इनका कहा कि हमारे पास एक सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है, अच्छा, कि खान साहब टू प्रूव दीज ये चार्जेस बगावत के कहें या मुल्क तोड़ने की साजिश के हैं या प्लाट के हैं जो खान साहब के जहन में है। सो उस पर उनका ये कहना था जनाब कि ये जो खान साहब हैं इन पर उन जो दफात लग रहे हैं, जो मतलब है ये होम डिपार्टमेंट की तरफ से था। अच्छा, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने भी इसकी सपोर्ट की, जिन्होंने खान साहब का ट्रायल करना है, उन्होंने भी कहा कि सफिशिएंट एविडेंसेस हैं हमारे पास। सो जो दफात की जिनकी बात की कि इन्होंने वहाँ पर इन्होंने की थी PPC के तहत, वो कहते हैं इसका इनके जो सेक्शन है उसमें 121 है, 121A है, फिर 123A, 131, फिर 153, 153A, फिर 500 और फिर ये 505 ऑफ ये PPC जो है पाकिस्तान का। सो ये उन्होंने कहा कि ये दफात इस मुकदमे में खान साहब पे लग सकती हैं और बैरिस्टर गौहर पे भी, क्योंकि उनका भी जैसे मैंने कहा कि नाम उसमें शामिल है। अगर आखिर पे FIR में ड्रॉप करते हैं, डोंट नो, लेकिन कैबिनेट में ये चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं। तो वो ये आगे कहते हैं कि ये जो ये प्रोसिक्यूशन को ये जो है वो जो इस पे मज़ीद इस पे सेक्शन लग सकते हैं या एम्पावर करता है, वो इनका 196 ऑफ इनका CRPC जो है, जो 1898 का अंग्रेज़ों के दौर का जो लॉ था, उसके तहत ये जो ऑफेंसेस हैं तो इनको डील या ट्रीट किया जा सकता है। इस पर कैबिनेट ने जो है उन्होंने इसकी अप्रूवल दी कि आप इनके क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ना शुरू करें इमरान खान साहब के खिलाफ और ऑफ कोर्स बैरिस्टर गौहर के खिलाफ। और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने इनकी प्रपोजल जो थी होम डिपार्टमेंट की, उसको उन्होंने किया, एंडोर्स किया। और फर्दर वो जो लॉ डिपार्टमेंट वगैरह जो हैं वो भी सारे इसमें लीगल इन इश्यूज़ में इन्वॉल्व होंगे। सो बेसिकली 3 डिपार्टमेंट जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। सो प्रोसिक्यूशन होगी, होम डिपार्टमेंट होगा, लॉ मिनिस्ट्री होगी, ये करेंगे। इनको ऑथराइज़ किया गया, अप्रूव किया गया कि आप जो है इस एप्लीकेशन की ये रोशनी में जो जर्नलिस्ट एक TV जर्नलिस्ट की तरफ से दी गई है, आप प्रोसीड करें और इस पर मुकदमा दर्ज करवाएं। और ये मुकदमा जो है ये यहाँ पे एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर जो है सैयद नज़ारत अली शाह साहब हैं, नशात तो नहीं लिखा, सैयद नज़ारा साहब हैं, इनको ये कहा गया है कि आप जो है ये सूबाई हुकूमत के बिहाफ पर इसमें जो अदालत है, कोर्ट है, उसमें ये मुकदमा दर्ज करवाएं हुकूमत की बुनियाद पे। सो खान साहब पर ये इसकी अप्रूवल कैबिनेट ने मरियम नवाज साहबा ने वहाँ पर अपने इजलास में दी है। सो अब इसको हम यूँ कंक्लूड कर सकते। जी अब क्या सब ये जो बात आपने पूरा मंजर बताया है और ये जो इंसाइट बताई है पंजाब कैबिनेट के इजलास की, ये तो खौफनाक लग रही है, लेकिन हम इसी मंजर को जब जाते हुए देख रहे हैं अदालत में और जब ये वहाँ पर केस जाता है तो आपको वहाँ पे इसकी इम्प्लिकेशंस क्या लगती हैं? इसी इंटेंसिटी से ये एग्जीक्यूट होगा? अब ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि उसमें प्रोसिक्यूशन भी कह रही है, इसमें लॉ मिनिस्ट्री भी कह रही है, होम डिपार्टमेंट भी कह रही है कि हमारे पास मतलब ये इनफ मटीरियल। गवाह अब इनके पास एक ही है, जो TV जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, जिसने वो किए हैं, क्योंकि अंदर कोई वहाँ पे कैमरे नहीं होते, अंदर कोई वहाँ पे कोई आप ऑडियो कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते। सो अब ये इमरान खान साहब पे है कि क्या वो इन इल्ज़ामात को एंडोर्स करते हैं, हाँ मैंने कहा है या मैंने नहीं कहा, नंबर 1। फिर एक ही गवाही है उसकी जर्नलिस्ट की, क्या उसकी एक की गवाही की बुनियाद पर वो हो सकता है, ये ट्रायल होगा, केस हो सकता है। फिर यह है कि क्या और जर्नलिस्ट जो मौजूद थे उनको भी बुलाया जाएगा कि आप आएँ और बताएँ कि क्या खान साहब ने बातें की हैं। फिर ये कहना कि खान साहब ये कहें कि मैं तो वार्न कर रहा था कि 71 में भी इसी तरह पॉपुलर पार्टी का जो उनका मैंडेट था या अवामी लीग का, उनको नहीं दिया गया था तो पाकिस्तान टूट गया था, लिहाजा मैं तो वही कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी को भी मैंडेट नहीं दिया जा रहा था, तो उसी तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। सो खान साहब है कि वो इसको कैसे वहाँ पे कोर्ट में प्ले करते हैं और क्या कहते हैं, एक चीज़। और दूसरी सबसे ज़्यादा जो प्रोसिक्यूशन जो है साइफर केस में भी हुआ था, मेन विटनेस जो इनका था आपको याद होगा, आजम खान साहब थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे, जो कापी गुम हो गई थी। फिर 2 फेडरल सेक्रेटरीज थे जो आपको फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, असद मजीद थे और फिर मेरा ख्याल सुहेल साहब थे। अब ये
लेकिन 22 ग्रेड के अफसर मेन विटनेसेस थे इसमें, ये साइफर में अप्रूवर्स थे। अप्रूवर्स, एक अप्रूवर था उसमें, वो थे आजम खान साहब थे, दूसरे दो नहीं थे। अब उन्होंने भी वही जो प्रोसिक्यूशन उनसे बयान उनसे चाहती थी, उन्होंने वही दिए जो प्रोसिक्यूशन के इल्जाम थे, प्रूव हुए, 3 अफसरान ने दिए। इसके बावजूद भी उसको उनको पता है कि आगे जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने इनको उठा के बैर फेंक दिया कि नहीं जनाब कि आपने वहां पे रश किया था, बिल्डोज किया था प्रोसेस को, उनको क्रॉस एग्जामिन नहीं करने दिया गया। लेकिन मकसद यहाँ पे कुछ और है। मकसद ये है कि खान साहब के बारे में ये जो कहा जा रहा था कि जनाब के उनको हर जगह से जमानत मिल गई, बस इद्दत केस रह गया, वो भी किसी वक्त जो उड़ा दिया जाएगा तो खान साहब फ्री होंगे। बेसिकली ये केस जो है ये खान साहब को बाहर आने से रोकने के लिए अब ये प्रोसेस चलेगा कम से कम फौरी तौर पर। जमाना अगर इनकी जमानत हो भी जाती इद्दत केस में, खान साहब का केस खत्म हो जाता है तो भी बाहर नहीं आ सकेंगे। मेरा ख्याल FIR जो है ये किसी वक्त आपके सामने आ जाएगी, दर्ज हो के आज या कल में, आज रात है या कल आ जाए, ये सामने आ जाएगी। सो इस केस में फिर वो दोबारा खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर उनका रिमांड होगा, फिर उनसे तफ्तीश होगी, फिर वो उसके बाद वो चलान पेश करेंगे, फिर अदालत में जाएंगे, फिर प्रोसिक्यूशन होगी, फिर विटनेसेस जाएंगे। सो हुकूमत के जहन में ये है कि जनाब 3 से 6 महीने खान साहब को हम इधर एंगेज कर सकते हैं। अदालतें इस पर उनको जमानत भी नहीं दे सकेंगी फौरी तौर पर कि जाएँ जी आप मतलब उसमें शामिल हूँ, फिर गवाह हूँ, मतलब किसी और स्टेज पे कोई जमानत हो या ना हो, अभी तो नहीं होगी। सो जो मेन पर्पज़ था, जो उस दिन वो भी कह रहे थे, आपको याद होगा ये फैसल वाडा साहब, वो कह रहे थे एक के बाद दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, 5वां केस, तो अब नाउ दे हैव कम आउट विद दिस केस। लेकिन ये केस पहले का है, मैंने कहा इसको उन्होंने बैकग्राउंड में रखा हुआ था कि किसी वक्त हम इसको सामने लेकर आएंगे और खान साहब पे ये केस ये करेंगे हम। अब ये वो केस साइफर जितने ही ये है उससे भी ज्यादा खतरनाक अगर इसको कहें, उसकी वजह है कि वो तो चलो अमेरिकन और वहां पे रजीम चेंज तक की बात थी ना, कि रजीम चेंज हो रहा था, कॉपी गुम हो गई साइफर की, उसकी उस पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था, उसकी सेंसिटिविटी से रिलेटेड था, उसकी डिफरेंट थी कि आपने वो कर सेक्रेसी को आउट कर दिया, ओथ लिया हुआ था, बला बला, उसकी 15 साल सजा, वो भी सारी चीजें अपनी साइड पे। इसमें तो आपको कहा जा रहा है कि आप मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, डायरेक्ट चार्जेस हैं कि, और आप बार बार कहते हैं आपने पाकिस्तानी कौम को इसी काम पे लगा दिया, रोज वो कहते हैं 1971 की तरह पाकिस्तान भी टूट जाएगा। ये मतलब हमारे यहाँ एक वो बन चुका है, लतीफा बन चुका है, या एक हर बंदा यही बात कहता है, या लोग डरे हुए हैं, वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी उसको फूंके मार के पीता है। तो वो कहते हैं इस बात को खान साहब एक्सप्लॉइट करते हैं मुसलसल कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा, और उसकी रीजनिंग जाके ढूंढते 75 में। अकॉर्डिंग टू देम उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे, बट दे से दैट जो उनका प्रोसिक्यूशन का वो स्टांस है, वो मुख्तलिफ हालात थे, मुख्तलिफ बातें थी। तो खान साहब ने अपने उनको उकसाते रहते हैं लोगों को, जो उनके चार्जशीट वो बनाने की कोशिश करें। सो इसमें लोगों को भी सेंसिटिविटीज डिफरेंट होंगी, ये ज़हन में रखें। अच्छा क्लास साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो बड़ी उससे जो फ्यूचर नजर आ रहा है काफी, और ये बात जो फैसल वाडा का आपने रेफरेंस दिया, इसी किस्म की बातें फवाद चौधरी भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जेल से बाहर आते नजर आते, इसी किस्म की बात शेख रशीद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक तरफ ये लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये एफर्ट्स होती भी देख रहे हैं। ये बताइए कि इस वक्त इलेक्शंस हो चुके हैं, गवर्नमेंट बन चुकी है, गवर्नमेंट अपने ट्रैक पे चली गई है, बजट मंजूर हो चुका है, क्या जरूरी है बानी पीटीआई का जेल में रहना? वो बाहर निकल के ऐसा क्या कर देंगे कि उनको जेल में रखना जरूरी है और केसेस पे केसेस होना जरूरी है? यही वजूहत है ना, वो ये समझते हैं कि खान साहब जब बाहर थे या बाहर आते हैं तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, यहाँ पे वो जलसे जुलूस करेंगे, यहाँ पे तकरीरें होंगी, फिर ऑलरेडी उनका ख्याल है कि यहाँ पे इस्तेहकाम नहीं आ रहा, पिछले कई अरसे से 2-3 सालों से इन्वेस्टर नहीं आ रहे, चाइनीज़ और सऊदी स्पेशली जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो उन्हें लगता है जिस मुल्क में क्या इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे हर वक्त लड़ाई झगड़े, ये फड्डे, जलसे जुलूस, मार कुटाई, यहाँ पे तो दंगे फसादात चल रहे हैं, जहाँ दंगे फसादात हो तो उस मुल्क में कोई नहीं आएगा। अब खान साहब जो है बाहर अगर आते हैं तो वो तो ये कहते हैं आपके वही वाला 2014 वाला माहौल शुरू हो जाएगा, या 9 मई से पहले वाला माहौल शुरू होगा, जो इनकी अंडरस्टैंड है कि जो उन पे पर्चे बनाते हैं, मुकदमे बनाते हैं, मैं उनकी तरफ से साइड को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये बात फवाद चौधरी साहब भी जानते हैं, फैसल वाडा साहब, शेख रशीद साहब भी जानते हैं कि जनाब कि उनको पता है कि ये सिचुएशन है तो खान साहब को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। दूसरी तरफ वो कहते हैं जनाब का खान साहब को किसी तरीके से जनाब ज़बरदस्ती भी निकालना पड़े, निकाल कर ले आए, तो क्या मतलब है? वो जो अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, चढ़ाई करेंगे, इस्लामाबाद पर कब्जा करके खान साहब को छुड़वा के हम ले आएंगे, क्या उस तरह का कोई प्लान है उसमें जहन में? या एक और डेंजरस चीज़ है, आप पीटीआई को फंसाना चाहते हैं, और उसमें एक और 9 मई करवाना चाहते हैं, लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए कि भाई सब चलेंगे और हम बड़ा जुलूस लेंगे और लोग निकालेंगे और हम जाके अडियाला जेल पे हमला करके खान साहब को निकाल कर ले आएंगे। मतलब दूसरा ये आपके जहन में, जिसे पीटीआई और बहुत बड़े उसमें गर्दाव में फंस जाएगी। इसमें भी ये बात लिखी हुई है, ये जो उस मरियम नवाज साहबा की कैबिनेट में पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स कि इनको मतलब इलीगल इनको डिक्लेयर किया जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी को, मतलब उस तरफ भी जा रहे हैं कि पार्टी को बैन किया जाए, हुकूमत
पहले भी सोचती रहती थी। साहब, ये जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई है, आपको लगता है जो पीटीआई के मौजूदा हालात हैं, जो उनके अंदर एक ग्रुपिंग और अजीबोगरीब किस्म की अनसर्टेनिटी है, और स्पेशली जो कुछ अलायंसेस बने थे ऑपोजिशन के साथ, वो भी नहीं वो रख पा रहे हैं साथ, और वहां पे भी कुछ अजीब से कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि पीटीआई एज अ पार्टी इसको काउंटर कर सकती है स्ट्रेटजी को? मेरा ख्याल पीटीआई के अंदर बहुत सारा वो मच गया है, गंद मच गया, क्यास है, मतलब है वो जो खान साहब चाहते थे क्यास अपने मुखालफिन के कैंप में मतलब क्रिएट करना, कि उनके मतलब पीपल्स पार्टी के कैंप में, नवाज शरीफ के कैंप में या दीगर कैंप में, वो सारा क्यास उनके अपनी पार्टी में आ गया है, और उसकी वजह उनकी अपनी थोड़ी कन्फ्यूजन है, या वो जानबूझकर इस कन्फ्यूजन को दूर नहीं करना चाह रहे। वो नई पीटीआई और पुरानी पीटीआई में जो लड़ाई हो रही है, खान साहब न्यूट्रल है उसमें, आप जरा चेक करें, इज न्यूट्रल। वो ना फवाद चौधरी साहब को कह रहे हैं जी अगेन ये ठीक कह रहे हैं, हाँ। नहीं ये ठीक कह रहे हैं, और ये शेर अफजल साहब गलत कह रहे हैं, ना वो रऊफ हसन को कह रहे हैं कि जनाब आप भी चुप रहे हैं, ना वो बैरिस्टर गौहर या उमर अयूब या दीगर लोगों को। तो खान साहब तो इस वक्त जो इंटरनल फाइट हो रही है पीटीआई की, उसमें न्यूट्रल हैं कि जी तुसी लड़ लो जी, फिर वो आप में से जो जीत गया तो फिर वो उसने मेरे पास ही आना, मेरे दरबार में आना है ना, मैं नहीं उसको करना, फिर मैं फैसले करूंगा। नहीं तो बेहतरीन टाइम था, मौका था, वो मतलब क्लियर कर देते। रऊफ हसन कह रहे हैं जनाब कि इनकी फवाद चौधरी साहब की अपनी पार्टी में जगह नहीं है, यही बात शेर अफजल ने भी अपने ट्वीट्स करके कही है। तो भाई आप कह दें, आपके दो मेन लोग हैं जो स्पोक्स पर्सन रहे हैं, मिलते हैं आपसे, आते जाते हैं, फिर कह दें कि ताकि फवाद चौधरी साहब जो है किसी एक साइड पे रहे हैं, और उनको पता हो मैंने फ्यूचर अपना कोर्स ऑफ एक्शन का, आपने फवाद चौधरी साहब को उम्मीद दिलवा दी है, जो उन्होंने ट्वीट कर देखा जी खान साहब तो कहते मैं बह रहूंगा तो फिर देखूंगा, मतलब ये लड़ाई जारी रहे। फिर आज तो जो कुछ हमने देखा है कि फवाद, जी मैं इसी तरफ आ रही हूँ कि फवाद चौधरी शेर अफजल मरवत के दरमियान क्या चल रहा है, फवाद चौधरी की स्टेट ऑफ माइंड में? मेरा तो ये ख्याल था वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, हर एक से लड़ पड़ते हैं, क्योंकि उसकी वजह उनकी थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी में मुझे दिलचस्पी यही, उनका स्टार जो है एरीज है, एरीज जरा थोड़ा सा फायर साइन है, या अग्रेसिव मिजाज के लोग होते हैं, गुस्सा इनको जल्दी आता है, और ब्रांट ऑनेस्ट नो डाउट। तो वो चौधरी साहब की एक मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी है, वो अपने दोस्तों को भी रगड़ देते हैं, अगर उस वक्त वो इस पे वेल लेफ्ट पे ली लिहाज पे चौधरी साहब बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो पावर पॉलिटिक्स उनके जहन पर सवार होती है। अब जितनी वो इस वक्त मतलब इम्पेश, मतलब मेरे जैसे दोस्तों से भी नाराज होंगे जो ये कहते हैं इतनी जल्दी किस चीज़ दी है, यू आर यंग मैन, हैव टू गो लॉन्ग वे, सब्र कर लें थोड़ा, कुछ मतलब क्या मतलब कौन सी ऐसी क़यामत आने वाली है कि जनाब कि आज नहीं तो कल सुबह तक को क़यामत आ जाए। सियासत में मतलब वेट करना पड़ता है सम टाइम, आपने अच्छे फैसले किए, गलत किए, सही किए, फिर उस वक्त खड़े रहते। आपसे ऐसे एक दो फैसले हो गए हैं, इंसान कर लेते हैं, मैं भी गलत फैसले कर लेता हूँ, तो फिर आप सब्र करते हैं, पेशेंस दिखाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने गलत फैसला किया, जनाब मुशर्रफ को सैक किया, तो 10 साल के लिए हुआ ना, मुश्किलें देखी ना उन्होंने, बट फाइनली इट वाज ओवर। अब वापस आए ना। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, मतलब आसिफ जरदारी साहब ने कहा था जनरल रहील के बारे में कि जनाब के अगेन हम आपका हशर नशर कर देंगे, ईंटों का ट्रक है बला बला, और आप लोग 3 साल के लिए आते हैं तो हम तो यहाँ पे हमेशा के लिए होते हैं। उन्होंने बयान दिया था उस वक्त, उन्हें दुबई जाना पड़ गया, उससे भी कंसिक्वेंसेस है। मतलब हर लीडरशिप को अपने फैसलों के सम टाइम कंसिक्वेंस। इमरान खान साहब ने गलत फैसले किए, खुद कहते हैं, मुझे रामल मतीन को कहा था उन्होंने जी मुझसे भी गलत फैसले हुए हैं, मुझे भी गलत मशवरे दिए गए हैं। हामिद खान ने हमारे शो में कहा था, खान साहब कहते हैं मेरे मुशीर गलत है। सो गलत फैसले हो जाते हैं, फिर उन गलत फैसलों के कंसिक्वेंसेस होते हैं, वो लाइक इट और नॉट। सो चौधरी साहब ने भी कुछ फैसले किए, गलत थे, अच्छे थे, उनके नज़दीक उस वक्त ठीक फैसले थे जो उन हालात में थे, अब उसके कंसिक्वेंसेस हैं। सो थोड़ा सा मैं तो यही उनको कहूँगा, लेकिन खैर समझदार हैं, चौधरी साहब को किसी एडवाइस की तो आपको पता है। चौधरी साहब कुछ कॉन्ट्रडिक्टिंग सी बातें करें क्लास साहब, कभी वो कहते हैं कि फैसले गलत हमसे हुए, कभी कहते हैं बानी पीटीआई से गलत फैसले हुए, वो कुछ ब्लेम्स भी इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो किसके साथ बात करने की पोजीशन में है, क्योंकि पीटीआई तो उन्हें ऑफिशियली ओन ही नहीं कर रही। मैं तो ये कहता हूँ, मतलब चौधरी साहब जट आदमी है, जेल हम के गाँव के देहात के बंदे हैं। हमारे यहाँ मतलब किसी का कोई कांधा ना दे कोई शादी पे, आपके करीबी तरीन लोग जो इवन छोड़ दें, जो बार्बर होते हैं, जो हमारे गांव में होते थे, यूजुअली उस कल्चर होता था, बार्बर जो हैं वो जो होते थे उनको ये असाइन किया जाता था, वो जाके लोगों में वो कांधा देते थे कि आपने आना है। तो लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ी उसका मशहूर थी कि बार्बर को भी बुलाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती कि प्लीज कम और फलां फलां घरों में शादी का कांधा देना है। बार्बर को भी नहीं बुलाएंगे अगर आप उसको, तो वो भी नहीं आएगा। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखनी चाहिए ना कि कोई आपको पार्टी में नहीं लेना चाह रहा, कोई अच्छा इमरान खान साहब लेना चाह रहे हैं तो फिर आप इमरान खान साहब से मिल लें, उन्हें क्या आपके हक में बयान दें। आप क्यों इनके हाथों अपने आप को वो करवा रहे हैं? रऊफ हसन साहब ने भी एक इम्पोर्टेंट बात की ना, उन्होंने कहा वो तो ऑफिशियली हिस्सा ही नहीं है पार्टी का, 1 साल हो गया उनकी रुकनीत जो है वो। अच्छा वो ये कह रहे हैं, शिबली ने कहा जी हम इनकी रुकनीयतें खत्म कर रहे हैं, मतलब पूरी पार्टी आपके अगेंस्ट है, आपकी पूरी पार्टी आपके अगेंस्ट है, तो आप
थोड़ा सा वेट कर, मेरे तो यही होगा, लेकिन वही अब मतलब चौधरी साहब के क्या जहन में है, वी कांट रीड इट। चौधरी साहब वजीर थे तो भी उस वक्त गुस्से में रहते थे। वो शेर अफजल मरवत साहब के साथ जो है वो सीन फसा के बैठ गए हैं। मत से ये मेरा ख्याल ये है कि हमारे दोस्त हैं, मतलब हम समझते हैं, वो तो नहीं समझते होंगे, वो तो ये सब पता है। फवाद चौधरी साहब जो है जब गुस्से में आए हो तो फिर तो आगे पीछे नहीं देखते होते। हम चलो एक अच्छे दिन पुराने दिनों की खातिर उनके साथ एक तल्लुक फील करते हैं। इतना भी नहीं मतलब लड़ाई को लेकर जाना चाहिए कि बात फैमिली तक पहुंच जाए, आपके घर तक पहुंच जाए। दोनों साइड से मैं कहता हूं कि उनको भी उस पे शेर अफजल पे इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए था। हमारी बहन को हिबा को मई व्यू जो उन्होंने वो किया इस पे उन्होंने ट्वीट किया, सेम गोज़ फॉर अगेन शेर अफजल के लिए कि चलें अगर उन्होंने बात कर भी ली थी, आप भी किसी की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते होते हैं। आप इस तरीके का जिस तरह आपने ट्वीट किया, जवाब दिया, वो भी मुनासिब नहीं था। समटाइम वेल लेफ्ट कर दिया जाता है। चलो चौधरी फवाद चौधरी के साथ सींग अड़ाया हुआ, फेयर इनफ, लेकिन घर तक जाना या किसी की फैमिली के बारे में बात करें, मेरे शेर अफजल खान को वो भी नहीं करनी चाहिए। बीइंग पख्तून, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पख्तून में हमें कहा जाता है कि वो लेडीज़ की, ख़वातीन की एक रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उनकी तरफ से एक लूज कमेंट हुआ भी था तो चलें आप जाने देते, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है, कोई बंदा वेल लेफ्ट करने को तैयार ही नहीं है। वो हर बंदा कहता है यहीं पे बदला लूंगा। उसकी वजह भी है कि ये सोशल, ये चौराहा बन गया ना, चौक बन गया ना। आप सोशल मीडिया इज ए डेंजरस थिंग कि ये फोरम है कि अगर किसी एक ने ट्वीट कर दिया, कमेंट किया है, अब पूरी पब्लिक पढ़ रही है। अब हर कोई पॉपकॉर्न देख मजे लेने के चक्कर में फिल्म चल पड़ी है, अभी देखेंगे मजा आएगा, ये फाइट सीन आने वाला है। तो अगला कहते हैं कि ये यहाँ पे इसको वो नीचे पढ़ता है कि यहाँ पे इसको 80,000 बंदे, 1.5-2 लाख लोगों ने इसको रीच हुई है, वो नीचे लिखा होता है कितने लोगों ने इसको पढ़ा है, कहाँ तक पहुंचा है, 80,000 है, 2 लाख, 2.5 लाख। कहते हैं 80,000, 2-2.5 लाख बंदे ने मेरे बारे में ये बात पढ़ी, वो क्या कहेंगे, मैं बुज़दिल हूं, मैं डर गया हूं। सो मैंने इसको मैचिंग जवाब देना और इससे आगे बढ़कर मैंने गाली देनी है। क्लास वो रेसलिंग रिंग है ना कि एक पॉइंट किसी एक का आप हो जाए तो दूसरा कहता है मैंने लेवल तो करना ही करना है। हालांकि तो हो नहीं सकता। हालांकि एक दिन में अगर आप थोड़ा सा इग्नोर कर दें बाहर चीजें तो अगले दिन किसी को याद नहीं रहता कि कल हमने इशू किस इशू पे सींग अड़ाए हुए थे, किस इशू पे हमारी लड़ाई हुई थी। नोबडी रिमेंबर्स। लेकिन पर्सनल प्रेस्टीज और ईगो का मसला आ जाता है ना कि लोग मेरे बारे में ये कहेंगे कि फलां बंदे ने ये किया है। सो ये लड़ाई जो है अब बहुत ज्यादा डल्टी हो चुकी है, आई मस्ट से, और ये पीटीए में हो चुकी है। जब पीटीए के अंदर यूनिटी की जरूरत थी, पीटीए को अपने केसेस हैं, खान साहब पे केसेस हैं, अदालतों में टेक्निकल हैं, पार्लियामेंट में है और बेपनाह चीजें आप देख रहे हैं, तो आपके अंदर एक महाभारत शुरू होगी, आपके अंदर डांग सोटा चल गया, एक दूसरे को आप वो कर रहे हैं। सो हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तो बड़े मजे से बैठ के पॉपकॉर्न लेके इनका तमाशा देख रही है। सो वो जो इनके बड़े बिग गन्स हैं, अब आप जरा वहां से देखें, पहले वो शेर अफजल खान आए, उनकी लड़ाई हुई, उनको वो पीटीए में लोग नहीं पसंद कर रहे थे, वो नहीं आने दे रहे थे। वो आपने देखा उमर अयूब और उनका अच्छा खासा मसला चला, वो आपस में बयानबाजी और चीजें होती रही। अच्छा, उनका मुकाबला उमर अयूब जो है वो डिसेंट आदमी, उन्होंने उस तरीके का रिएक्ट नहीं किया उस पर, उन्होंने रिजाइन कर दिया या और वजह से उन्होंने कोई मैचिंग रिस्पांस नहीं दिया। बेस्टर गोर इज ए जेंटलमैन, हम सब जानते हैं, उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन वहां पे शोएब शाहीन साहब और शेर अफजल की लड़ाई शुरू हो गई। वहां पे मसले, शोएब ने उनको टांट किया, उसने उनको किया, जी आप तो बुज़दिल लोग निकलते नहीं थे, ये मैं था, शेर अफजल था जो अगेन उस केपीके में निकाला, पंजाब में फलां मैं गया, मैं ट्राइबल एरिया मैंने लोगों को निकाला, आप लोग तो घरों में डर के बैठे हुए थे। जो उन्होंने उनको भी टांट किया है, उनको फवाद चौधरी साहब को भी। सो उनसे वो डर के इनसिक्योर हो गए सारे। वो पीटीए वाले के शेर अफजल आ रहे, ये मतलब डोमिनेट कर जाएगा जो पीटीए की लीडरशिप, उन्होंने पहले उनके खिलाफ महाज बनाया। अब उधर से फवाद आया, फवाद इज ए वेरी आर्टिकुलेट मैन, मतलब वो इंटेलिजेंट आदमी तो हैं, वो ठीक है, गलत बात बंदा गलत फैसले भी ले लेते हैं अपनी इंटेलिजेंस की बेस के, बस ही इज इंटेलिजेंट मैन। वो आना चाहते, उन्हें पता है कि फवाद अंदर आ गया, फिर मतलब कैंप में अगर वो है ना, एक उस अरबी की कहावत है कि ऊंट अगर कैंप में आ गया है तो फिर ये बद्दू जो है वो तो बेचारा फिर खैमे से बाहर होगा। उन्हें ये लगता है कि चॉइस अगर आगे अंदर आ गए तो हम आउट होंगे, फिर चॉइस विल डोमिनेट इट, क्योंकि उनका मीडिया में तल्लुकात हैं, वो बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, वो अपने जाके वो चीज़ों को वो बेहतर तरीके से मैनेज भी करते हैं। सो उन्होंने कहा जनाब चॉइस साहब का रास्ता रोकें। अच्छा, चॉइस साहब इसकी बजाय कि कोई दोस्त बनाए थोड़े से, जी बिल्कुल, वो एग्जैक्टली उन्हीं के ये प्लान के ये तहत उन्हीं के उसका शिकार हुए। उन्हें पता था कि चौधरी साहब अग्रेसिव मिजाज के आदमी है, गुस्सैले आदमी है, जल्दी गुस्सा लेते हैं, जल्दी ऑफेंस में आ जाते हैं। सो उन्होंने उन पर एक दो हिट किए, चौधरी साहब ने उनको जवाब दिया और उसी तरह के मैचम जवाब दिया। चौधरी साहब जितना बोलते जा रहे हैं, जितना टीवी पे आ रहे हैं, जितना करते जा रहे हैं, उतनी गुफ्तगू बढ़ती जा रही है, लड़ाई बढ़ती जा रही है, एंड इट्स सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ
अपोनेंट साहब ये फवाद चौधरी साहब को इस पूरी डिबेट से, बहस से कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है ये उनकी अपनी राय है कि उन्हें लगता होगा बल्कि ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि बात फैमिली तक पहुंच गई है। सो अब वो बड़े मुतमईन है कि चौधरी साहब जो हैं, अब पूरी पार्टी पहले भी खिलाफ थी, अब इसमें ये नए लोग भी खिलाफ हैं, जो इसके फवाद चौधरी साहब के खिलाफ, पुराने भी खिलाफ हैं। हालांकि उन दोनों के आपस में लड़ाइयां थी, इनके खिलाफ वो इकट्ठे हो गए हैं। क्लास साहब इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, उस हवाले से हमने बात करनी है। ये जो स्टील मिल वाला मामला है, और हुकूमत ने इसको बंद करने का गालिबन फैसला कर लिया है फाइनली। अब इसकी डिटेल्स क्या हैं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव कुछ इसकी तफसीलात हैं जो आपके पास हैं। ये हमारे रिपोर्टर हैं इमरान मगराना, वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स है मस्त से। अच्छी खबर, जब मैं भी जाना शुरू करूँगा दोबारा, वो चल पड़ा है सिस्टम, क्योंकि पार्लियामेंट दरमियान में ब्रेक आ गई थी, निगरान हुकूमतें आ गई थी 6 महीने के लिए, फिर उसके बाद इलेक्शंस आ गए थे, तो फिर कमेटीज़ बनते बनते टाइम लगता है। और कमेटीज़ में बड़ी खबरें होती हैं, इन्फॉर्मेशन है, मैं खुद बड़ा सीखता हूँ वहाँ से। इश्यूज होते हैं ना, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बंदे को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो हमेशा वहीं से मैंने अपने आप को एजुकेट किया। तो आज वहाँ पे इसकी सेनेट की सनत और पैदावार की कमेटी की पहला है उसका इजलास था, और अब्बास बप्पी साहब इसके वो चेयरमैन बने हैं। तो ये उसका जो एजेंडे पे था वो पाकिस्तान स्टील मिल थी। पाकिस्तान स्टील मिल इज़ अ वेरी सेंसिटिव और बहुत पाकिस्तान के लोगों के दिल के करीब है, और बड़ी इसके साथ ज्यादतियाँ भी हुई हैं बहुत सारी। अब इसमें जो ये मेन चीज़ थी कि जो ये वज़ीर साहब हैं वो गए ही नहीं है। जो मेरा राना तनवीर साहब को शायद बताया जा रहा है कि वो वफाकी वज़ीर है, वो मौजूद ही नहीं थे, जिस पर सेनेटर दिनेश कुमार ने बड़ा इस पर एहतजाज भी किया कि वो नहीं है। अब इसके 2-4 चीज़ें देखें। ये 2008 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने से पहले तक ये 12 अरब रुपए के प्रॉफिट में थी, और इसको उस वक्त ये लेफ्टिनेंट जनरल ये अब्दुल कयूम साहब जो हैं ये चला रहे थे। जनाब मुशर्रफ दौर में ये टैक्सेस देने के बाद 12 बिलियन रुपीज़ ये प्रॉफिट में थी 2008। फिर आगे पीपल्स पार्टी, फिर पीपल्स पार्टी के बाद जनाब वो चिरागों में रोशनी न रही, लोग नाराज़ हो जाते हैं। इससे पहले आपको कराची में ये जॉब के लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ें थी, नौकरियां दी गई। फिर कोई जरदारी साहब ने अपने दोस्तों को वहाँ पर लगाया स्टील मिल्स में, फिर स्टील मिल्स में उनके यार दोस्त, कोई चेयरमैन लगा तो कोई MD लगा, कोई उन पर इल्ज़ामात लगे। फिर अल्टीमेटली हालत ये है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब ज़रा सुनिएगा 2008 के बाद कि इसके साथ हो क्या रहा है। ये पाकिस्तान स्टील मिल जो है, इनको अब तक ये बंद है, ये ऑलमोस्ट इट्स क्लोज्ड, ये बंद हुई है 2012-13 के बाद। ये अब इन्होंने अपनी तनख्वाह जो है, सिर्फ तनख्वाह की मद में 32 बिलियन रुपीज़ ये दे चुके हैं। अच्छा, ये तनख्वाह दे चुके हैं, और स्टील मिल आपके काम नहीं कर रही। अच्छा, इसके बाद जनाब इसके जो एसेट हैं 861 रुपए के एसेट हैं, और ये प्लस इसकी जो ज़मीन है 18,000 एकड़, ये ज़मीन पर है 18,000 एकड़ पे ये इस वक्त मौजूद है। और इसका तखमीना लगाया कि ज़मीन की कीमत 622 बिलियन रुपीज़ उसकी लगेगी, और इसको बेचा जा रहा था जनाब मुशर्रफ दौर में 24 बिलियन का, जिस पे उस वक्त उन्होंने सुओ मोटो लिया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और नहीं बिकने दी गई थी, जिस पर बहुत सारे एतराज़ात भी आते हैं कि अगर बिकने दी जाती तो जो बाद में ये तनख्वाहें दी हैं आपने 32 अरब रुपया एक है। फिर उसके बाद इन्होंने जनाब 7 अरब के 10 सालों में गैस इस्तेमाल किया इन्होंने। अब इनके जो लॉसेज हैं इस वक्त वो बड़े खौफनाक किस्म के हैं। सो इस पे बहुत बड़ा लोन जो है, अब मतलब पाकिस्तान स्टील मिल जो है अपने जो कर्जे लिए हैं उन पे 103 बिलियन रुपीज़ ये मार्कअप दे चुके हैं अपने कर्जे पे, जो मतलब रन करने के लिए। और इन्होंने हुकूमत ने स्टील मिल ने हुकूमत से 104 अरब और नेशनल बैंक से 38 अरब रुपए का इन्होंने वो लिया था, इन्होंने कर्जा लिया था। टोटल जो इनकम थी इनकी ये पिछले मतलब 2022, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2022-23 में टोटल इनकम थी 5 अरब 65 करोड़ रुपए, और जो इसके अखराजात थे उसी साल में वो 33 अरब के थे। अब अंदाजा करें 28 अरब रुपए के साल के आपके खसारे में मिल जो है ना वो चल रही है, और इदारे में से लोगों को निकाला गया, रिटायर हुए, सारी चीज़ें हुई। सो एक बड़ी इसमें लंबी एक इसकी डिटेल्स है कि कैसे इसको ये तबाही की गई, नैब के केसेस हुए, कितने लोगों को भर्ती किया गया, कितने को निकाला गया। अब ये पता चलता है कि सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि मार्केट में पाकिस्तान स्टील मिल को खरीदने वाला कोई नहीं है। सो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की अब सैलरीज दे रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, इतना काम नहीं किया कि अगर आप तनख्वाहें भी दे रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो फिर इसको चलाते हैं, इसको कोई बेहतर तरीके से कम से कम स्ट्रेटजाइज करते, इसके ब्रेक इवन पे तो रहते। 28 या 29 बिलियन रुपीज़ का आपका एनुअल लॉस है
जो इसमें दिया गया है, बताया गया है, या आपका टोटल लॉसेस कहाँ तक चले गए हैं। तनख्वाहें भी दे रहे हैं, मेडिकल भी दे रहे हैं, गैस भी चल रही है, बिजली भी चल रही है, नौकरी पे भी लोग बैठे हैं। अच्छा, इसमें मुलाजमीन का तो कोई कसूर नहीं है अगर देखा जाए। उन्होंने तो आपको 12 बिलियन रुपीस पे प्रॉफिट में चला के दी ना कैपेसिटी। जब जनरल अब्दुल कयूम साहब वहाँ मौजूद थे तो 12 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट आया। सो फॉल्ट उनके साथ तो नहीं कह सकते कि वो आपको वर्कर काम नहीं करते थे या ज्यादा लोग थे या जितने भी थे। फॉल्ट लाइज विद द गवर्नमेंट्स कि आपकी प्रायोरिटीज नहीं थी, लोगों को रखा भी तो गवर्नमेंट नहीं था ना, वही वाली चीजें सारी है। ठीक है क्लास साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और उसको आगे भी फॉलो अप करते रहेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।